नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और सब लोग लाइव आ जाइए और जल्दी जल्दी। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज क्या, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। और कांग्रेस के अधिवेशन के साथ साथ जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनके बारे में देखना है, और अधिवेशन से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं इसके बारे में देखना है। फिर साथ साथ हमको ये देखना है किसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था उस समय। जैसे कई होते हैं ना, कई वाक्य बोल गए, तो उसके बारे में देखना है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे बंगाल विभाजन और इन सब की। तो वो तीनों चरण जो मैंने आपको बताए थे, क्या आपके समझ में आ गए थे? जो गांधीवादी चरण था, नरमपंथी, गरमपंथी, ये सब आपके समझ में आ चुका था कि नहीं आया था? बताइए बताइए, सबके समझ में आ गया था कि नहीं आया था? सबके समझ में आ गया था तो चलिए बात करते हैं हम लोग। तो पहला अधिवेशन तक मैं बात कर चुका था। अब बात करते हैं कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन। में थोड़ी सी बात बता दूं, यहीं से शुरुआत करना है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपने बताया था कि दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। और ये जो पहला अधिवेशन होता है, तो पहला अधिवेशन कहाँ होता है? बंबई में होता है। कहाँ होता है? बंबई में होता है। और बंबई की जिस स्थान पे होता है उस कॉलेज का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये इसका नाम था। किसका? इस स्कूल का, जहां पर यह सम्मेलन हुआ था। इसमें कहते हैं जो इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते वही बता रहा हूं मैं। जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से क्वेश्चन बनते वही बता रहा हूं। इसमें जिसने अध्यक्षता की थी उसका नाम था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या नाम था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगर पूछा जाए तो कांग्रेस के सम्मेलनों से जो भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इतनी चीजें देख सकते हो। और इसी के कहते हैं जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो इसमें सिविल सेवाओं के बारे में काफी कुछ बताया गया था। और इसी काफी कुछ मतलब सरकार का, जो भारत सरकार व्यय कर रही थी, उसकी भी जांच कराई गई कांग्रेस की मांगों को ध्यान में रखते ही। जो भारत सरकार मतलब उस समय जो अंग्रेजी सरकार थी। और इसी में कहते हैं कि जांच के लिए बेलवाई कमीशन का गठन हुआ था। और इसी ने कहते हैं कि रिपोर्ट में कहा था कि व्यय घटाया जाए, और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और 1886 ईस्वी में इसी प्रथम अधिवेशन की परिणाम है, अगर कहा जाए परिणाम, तो 1886 ईस्वी में धौलपुर हाउस बोले तो आपका यूपीएससी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कभी आ जाए तो आप बता सकते हो कि इसी अधिवेशन का, अर्थात प्रथम अधिवेशन का परिणाम था जिसके अनुसार ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और फिर इसमें कितने उसमें कितने लोग शामिल हुए थे? तो प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जिसमें अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहाँ के थे, तो सबसे ज्यादा कौन सी प्रेसिडेंसी या कौन से प्रांत से सबसे ज्यादा इसमें शामिल हुए थे? तो आप बताओगे बंबई प्रेसिडेंसी से सबसे ज्यादा यहाँ पर शामिल हुए थे, अर्थात 38 लोग शामिल हुए थे। कितने लोग? 38 प्रतिनिधि बंबई प्रेसिडेंसी से शामिल हुए थे। ठीक है, अगला उसके बाद कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं। दूसरा अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। देखो, ये जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं इसमें फैक्ट बहुत हैं, तो थोड़ा सा दिमाग शांत करके बैठिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं उतने सब अधिवेशन नहीं बताऊंगा, वही वही अधिवेशन बताऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड हैं या एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ ना कुछ चीजें आ जाती हैं, तो उन्हीं को मैं टारगेट करूंगा। तो आप परेशान मत होना कि सब अधिवेशन पढ़ाएंगे क्या, तो सब नहीं पढ़ाएंगे। जो एग्जाम में आते हैं जिससे क्वेश्चन, वही अधिवेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो दूसरा हम लोग बात क्या करेंगे? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। तो अब ये पूछेगा कि हर साल में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो वर्ष
1886 में हुआ होगा। स्थान भी तो रहा होगा जहां पर ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ होगा। तो आप बताओगे दिसंबर, जितने भी अधिवेशन है ना मैक्सिमम जो वार्षिक अधिवेशन हुए हैं ये ज्यादातर दिसंबर में हुए हैं। कुछ स्पेशल हैं जो अलग हुए हैं, उनको याद रखना है, बाकी सब लास्ट में ही होते थे। स्थान की अगर बात करें तो इसका स्थान कहाँ था, तो आप बताओगे दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन था तो आप बताओगे दादा भाई नौरोजी। कौन थे इसके अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जहां पहले अधिवेशन में कहते हैं कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, वहीं कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में 434 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिनमें से अधिकांश वकील थे। ठीक है, या अधिकांश वकील थे। और इसी समय, ठीक है, इसी समय कहते हैं कि जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। किसी कारणवश डब्ल्यू.सी. बनर्जी इस अधिवेशन में हिस्सा नहीं लेते। इस अधिवेशन में हिस्सा नहीं लेते, अधिवेशन में हिस्सा नहीं लेते। और देखो हिस्सा नहीं लेते। अब मैंने एक शब्द वहां पे छोड़ रखा था, अभी क्यों छोड़ रखा था अब देखना। ये किसके अधिवेशन की बात हो रही है? ये सेकंड अधिवेशन की बात हो रही कि दूसरे अधिवेशन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, भाग नहीं ले पाते जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो जो प्रथम अधिवेशन था यहाँ पर एस.एन. बनर्जी, समझिए मैंने क्यों छोड़ रखा था ये। एस.एन. बनर्जी पहले अधिवेशन में कांग्रेस के हिस्सा नहीं लेते हैं, का पार्टिसिपेट या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर कहा जाए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के फर्स्ट अधिवेशन में। कौन नहीं करता है? एस.एन. बनर्जी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस समय इंडियन एसोसिएशन, किसकी? इंडियन एसोसिएशन की बैठक चल रही थी। इंडियन एसोसिएशन की बैठक थी और इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे एस.एन. बनर्जी, अर्थात इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे एस.एन. बनर्जी, जिस कारणवश वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की मतलब प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाते। दूसरे अधिवेशन में बनर्जी ही रहेंगे, लेकिन जहां एस.एन. था वहां डब्ल्यू.सी. आ जाएगा। तो प्रथम में एस.एन. बनर्जी हिस्सा नहीं लेते हैं और द्वितीय अधिवेशन में कौन नहीं लेता है? तो आपका आंसर होगा द्वितीय अधिवेशन में जो आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी है वो उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, वो उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये समझ में आया। पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन। दूसरे अधिवेशन से एक क्वेश्चन और आता है कि आप बताइए कौन से अधिवेशन के बाद लॉर्ड डफरिन ने, जो उस समय कांग्रेस मतलब यहाँ का गवर्नर था, तो कहते लॉर्ड डफरिन ने, वायस राय कहेंगे उस समय, तो वायस राय था लॉर्ड डफरिन, तो उसने द्वितीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के बाद ही लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसियों को भोज दिया था। क्या दिया था? भोज दिया था। भोज का मतलब खाना वाना खिलाया था। अगर ये पूछ लिया जाए किस अधिवेशन के बाद लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसियों को भोज या भोजन कराया था, तो आपका आंसर होगा दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन के बाद लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसियों को एक भोज दिया था। यहां तक चीज समझ में आई मेरे भाइयों? बताइए, यहां तक समझ में आई सब कि द्वितीय अधिवेशन के बाद ही लॉर्ड डफरिन ने इनको क्या किया था? एक भोज प्रदान किया था। मतलब सबको खिलाया पिलाया था कि आपस में मतलब समझौता बना रहे या आपस में हम लोगों के टर्म्स अच्छे बने रहे, इसलिए ऐसा किया था। ठीक है, अगला उसके बाद, और इसका खर्च जो है ना, जो भोज दिया था, तो लॉर्ड डफरिन ने सरकार की तरफ से नहीं दिया था, बल्कि अपने व्यक्तिगत पैसे से उसका खर्च किया था, मतलब व्यक्तिगत पैसे कराए थे। ठीक है, तो ये आपका द्वितीय अधिवेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे अधिवेशन की। आप कहोगे तीसरा अधिवेशन भी कंटिन्यू सब इंपॉर्टेंट है क्या? तो बताओ, तीसरे अधिवेशन में आता नहीं है भाई, आता है कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था।
तो आप बताते हो बदरुद्दीन तैयब, तो बदरुद्दीन तैयब ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, पूछ ले अगर, तो आप बताओगे तीसरे अधिवेशन की। ये जो अब देखो, आप समझिएगा यहां पर एक पॉइंट गलत हो जाए जहां दिमाग लगाना है। मैंने अभी कहा कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो आप आंसर अभी बताओगे तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब। क्या बताओगे, बदरुद्दीन तैयब। लेकिन अगर मैं पूछूं कांग्रेस का प्रथम अल्पसंख्यक, कांग्रेस का, मैंने क्वेश्चन पूछा कांग्रेस का प्रथम अल्पसंख्यक नहीं, हाँ प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष, बताओ कांग्रेस का प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष कौन था। जब क्वेश्चन आएगा तो आप बताओगे क्या, मतलब आंसर दोगे इसका। इसका तो आपने बता दिया कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब थे, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ कांग्रेस के प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष कौन थे, तो क्या होगा आंसर आपका। चलिए एक आंसर आया सृष्टि का, दादा भाई नरौजी। और बताइए, यहां क्वेश्चन गलत, भाई मुस्लिम भी तो अल्पसंख्यक होते हैं ना। चलो और बताओ, और बताइए आंसर जल्दी दीजिए। चलिए सरदार अली, नेहा गुप्ता का एक अलग आंसर आ रहा, सरदार अली। देखो अगर कहा जाए, तो जब आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर लगेगा दादा भाई नरौजी। क्यों लगेगा दादा भाई नरौजी, मोहम्मद सरदार अली बता रहे हैं, सरदार अली। अच्छा, पहला कैसे हो जाएगा अल्पसंख्यक सरदार अली, नेहा गुप्ता और सोनल चतुर्वेदी, कैसे हो जाएगा भाई। देखिए सब लोग कंफ्यूज हो गए, कुछ लोग जो पहले हमने जिनको पढ़ाया है वही आंसर दे पाए, और बाकी लोग तुम लोग कंफ्यूज हो। कैसे हैं मैं बता दे रहा हूं, देखो समझना बात को। यहां पर क्या जो अल्पसंख्यक हैं भारत में, अल्प समझिएगा, अल्पसंख्यक में कौन कौन आता है, मुस्लिम आता है, ठीक है, फिर जैन आता है, फिर आपका बौद्ध आता है, फिर आपका सिख आता है, फिर आपका पारसी आता है, फिर आपका ईसाई आता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, ठीक। 1 2 3 4 5 6, भारत में 6 ऐसे संप्रदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक दर्जा मिला है। तो बदरुद्दीन, ये जो दादा भाई नरौजी थे, ये तो पारसी संप्रदाय के थे, ये तो पारसी संप्रदाय के थे। और दादा भाई नरौजी ने कहते हैं कौन से, दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। भाई बदरुद्दीन तैयब जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और मुस्लिम भी अल्पसंख्यक होते हैं, लेकिन इनसे पहले तो अध्यक्षता दादा भाई नरौजी कर गए ना। और दादा भाई नरौजी क्या थे, पारसी थे। तो अगर एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर दादा भाई नरौजी। अगर ये पूछे कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक अध्यक्ष कौन था, आंसर लगेगा बदरुद्दीन तैयब। या आपसे ये पूछे कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर लगेगा बदरुद्दीन तैयब। समझ में आया, सोनल, नेहा और दर्शिका, समझ में आया आपने गलती कहां की, बताओ भाई। बताओ समझ में आया, ना समझ में आया तो बताइए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे तीसरे अधिवेशन।
चलिए, समझ गए सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वहां कहीं ना कहीं। तो आप देखिएगा, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो ठीक है। अब आपसे पूछेगा स्थान कहां पर हुआ, समय कब हुआ, तो हर साल होता था। तो ये जो तीसरा अधिवेशन होता है ये आपका दिसंबर 1887 में होता है। स्थान की बात करें तो आपका आंसर होगा मद्रास में होता है। अब बात करेगा अध्यक्ष कौन था, तो आप बताओगे इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, तो कह सकते हो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मद्रास में, बहुत बढ़िया। दादा भाई नरौजी होगा क्या, हाँ दादा भाई शिवानी शर्मा, दादा भाई नरौजी ही उसका आंसर सही था, ठीक है, जो अल्पसंख्यक पूछा गया था। चलिए, इसमें आपको पूछा गया कहां पर हुआ था कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, मद्रास में। कब हुआ था, दिसंबर 1887 में। अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयब थे, और ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब इसमें कुछ खास होता होगा, तो कुछ खास क्या हुआ इसमें, कौन बताएगा, क्या काम खास हुआ, मतलब महत्वपूर्ण क्या हुआ इसमें, कोई मुझे बताएगा तीसरे अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण हुआ था। कांग्रेस में जन सामान्य की भागीदारी, जन सामान्य भागीदारी कहने का मतलब है जनता को कांग्रेस से जोड़ने के लिए पहली बार जो बात की गई वो तीसरे अधिवेशन में की गई। और इसी तीसरे अधिवेशन में ही एक नारा दिया गया था, कांग्रेसी बनो, मतलब कांग्रेस की सदस्यता लो, कांग्रेसी बनो। तो अगर पूछा जाए कौन से अधिवेशन में कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया था, तो आपका आंसर होगा कौन से अधिवेशन में, तीसरे अधिवेशन में कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया था। और पहली बार इसी कांग्रेस का, पहली बार, अभी तक इंग्लिश में अधिवेशन हो रहे थे, पहली बार भारतीय भाषाओं में भाषण दिया गया, भारतीय भाषाओं में भाषण, पहली बार भारतीय भाषाओं में भाषण दिया गया, ठीक है, पहली बार भारतीय भाषाओं में भाषण दिया गया, बहुत बढ़िया। और बताओ, किसी कोई दिक्कत यहां तक, बताइए। जल्दी बताओ भाई। चलिए, नो सर, बहुत बढ़िया। तो देखो यहां पर अब होता क्या है कि अब कांग्रेस को जब जब जन सामान्य की कांग्रेस बना दिया गया, लोगों को कहा गया भाई इसमें शामिल हो, कांग्रेसी बनो, तो अब कांग्रेस की लोकप्रियता तो बढ़ेगी, तो लोग इसमें शामिल होने लगे, सदस्य बनने लगे, सदस्य बनने लगे तो अंग्रेज घबरा गए, वो कांग्रेस की लोकप्रियता से घबरा गए। जो कांग्रेस को, जैसे सरकार होती है, संस्थाओं को कुछ फंड दिया करती है, तो जो सरकार इनको फंड देती थी वो फंड भी रोक दिया। फिर कहते हैं ये कांग्रेसी और मतलब थोड़ा सा ताकतवर हुए, फिर इन लोगों ने क्या किया कि अपना सदस्य जो बनता था वही चंदे के रूप में पैसा वैसा देता था। फिर एक बात और होती है, यहाँ पर कहते हैं जो आर्म्स एक्ट था, आर्म्स एक्ट, तो उसके विरुद्ध भी यहाँ पर प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जबकि ए.ओ. ह्यूम चाहता था कि इसके विरुद्ध कोई भी प्रस्ताव पारित ना किया जाए, लेकिन उन्होंने पारित कर दिया। क्यों पारित कर दिया, क्योंकि अब ज्यादातर उसमें भारतीय हो गए थे, इस कारण से ए.ओ. ह्यूम की कोई बात नहीं चलती थी। तो यहां तक ये समझ में आई, बताओ। चलो, तीसरा कंप्लीट हो गया भाई, समझते जाना।
ठीक। अब आएगा कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। ठीक है, अब कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, स्थान पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, अध्यक्ष पूछ सकता है, विशेष क्या हुआ ये पूछ सकता है। इतने फैक्ट मुझे लगता है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, तो बताओ कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहां हुआ था, जल्दी बताइए। इलाहाबाद में जॉर्ज यूले द्वारा अध्यक्षता की गई, सरस तिवारी 1888, इलाहाबाद। बहुत बढ़िया, और बताओ भाई, और बताओ फिर मैं बताऊं, जल्दी बताइए। 2-3 लोगों का आंसर आया अभी। और बताइए। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आया है और सब लोग लगभग लगभग सही हो। चलो, अगर सब लोग सही हो तो मैं भी बताता हूं। सबसे पहले तो मैंने कहा यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन होता है। एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा समय क्या था, तो दिसंबर 1888 में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, तो आप बताओगे जॉर्ज यूले इसके प्रथम अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष थे। और जो क्या थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, क्या थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अगर कहा जाए कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या क्रिश्चियन, तो आप बताओगे कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। बताओ और क्या होता है इसमें, इसमें बताइए क्या होता है। बताइए और क्या होता है, कोई बताएगा, बताइए। देखो, इसके कांग्रेस के प्रथम बार अंग्रेज अध्यक्ष बने और अध्यक्षीय भाषण पढ़ते हुए जॉर्ज यूले ने कहा था कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो आप कह सकते हो कि जॉर्ज यूले ने यहाँ पर कहा था कि भारतीय हैं हम सबसे पहले, उसके बाद हम लोग क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। और कहते हैं चौथे अधिवेशन में ही पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। क्या किया था, हिंदी में भाषण दिया था। इलाहाबाद को असफल करने, इलाहाबाद का जो अधिवेशन होता था इसको असफल करने के लिए लॉर्ड आकलैंड, लॉर्ड आकलैंड ने पूरा प्रयास किया था कि किसी तरह से कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन है वो विफल हो जाए, अर्थात असफल हो जाए। फिर जो दरभंगा का राजा था, उस दरभंगा के राजा ने क्या किया कि एक परिषद खरीद ली, लोथर परिषद के नाम से जाता है। उस परिषद को, मतलब एक भवन टाइप का खरीद लिया और परिषद को खरीदने के बाद उसको कह दिया कि लो भैया, तुम लोग कांग्रेसियों यहाँ पर अपना सम्मेलन किया करो, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों की। और इसी अधिवेशन के बाद ही लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि कांग्रेस जो है एक सूक्ष्म प्रतिनिधित्व का भाग करती, मतलब यह कांग्रेस जो है जनता के अल्पसंख्यक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस में कोई शामिल नहीं है, ये कुछ लोगों का संस्था है। और कहते हैं कि इसी में लॉर्ड लैंसडाउन, एक लॉर्ड लैंसडाउन थे, उन्होंने कांग्रेसियों की अंतिम या आंतरिक जानकारी के लिए उन्होंने अपने गुप्तचर तक लगा दिए थे। मतलब अब कांग्रेस धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी थी और अंग्रेजों को खतरा महसूस होने लगा था। ये किस अधिवेशन से पता चला, चौथे अधिवेशन से पता चला। ठीक है, और इसी के बाद ही, इसी अधिवेशन के बाद स्वावलंबन का कार्यक्रम शुरू किया गया।
स्वावलंबन मतलब स्वावलंबी बनो। जैसे आजकल मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, ऐसे पहले इन्होंने कहा था स्वावलंबी बनो, और स्वावलंबन का कार्य का मतलब शुरू किया गया, और मोतीलाल नेहरू को इसके लिए मतलब चयन किया गया आर्थिक स्वावलंबन के लिए, क्योंकि मोतीलाल नेहरू के पैसा ज्यादा था, तो ये इनसे कहा गया कि भाई किसी तरह से आप आर्थिक मदद करते रहोगे, और पढ़े लिखे भी थे, वकील भी थे। तो ये था आपका चौथा अधिवेशन। ठीक है, चौथा अधिवेशन। अगर कहा जाए तो उसके बाद आप बता सकते हो जो कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन हो, कौन सा अधिवेशन होता है, तो आप बताओगे जो कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन होता है। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन होता है, अर्थात पांचवा अधिवेशन। तो तुम लोग बताओ कहां पर हुआ था पांचवा अधिवेशन, बताइए। पांचवा अधिवेशन कांग्रेस का कहां पर हुआ था, कौन आंसर देगा। बहुत बढ़िया। देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला बढ़िया सोनल जॉर्ज यूले, पहले क्रिश्चियन। बढ़िया। सृष्टि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए इसी अधिवेशन में कहा था, क्या कहा था, कि कांग्रेस केवल सूक्ष्म प्रतिनिधित्व करती है। चौथा अधिवेशन, सृष्टि का आंसर आ गया। पांचवा अधिवेशन जो है वो बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंबई में। और कब हुआ था, दिसंबर 1889 ईस्वी में। दिसंबर 1889 ईस्वी में हुआ था बंबई में। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था विलियम बैडरबर्न। विलियम बैडरबर्न इसका नाम था, और ये लगातार दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। विशेष क्या होता है इसमें, तो आप जानते हो इसमें एक बार विशेष ये होता है कि इसी अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया। अगर कहा जाए पहली बार कांग्रेस की महिलाओं ने भाग लिया। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाएं हिस्सा लेती हैं या महिलाएं भी शामिल होती हैं, तो कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता विलियम बैडरबर्न कर रहे थे, और ये आपका बंबई में आयोजित किया गया था। इसकी मतलब इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। और मताधिकार, मत देने की आयु 19 वर्ष होनी चाहिए, इसके लिए कहते हैं एक प्रस्ताव भी कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। ये समझ में आया आपका। इसका मेन फैक्ट क्या है कि पहली बार महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया, ये इसका मेन फैक्ट है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे। कहीं किसी को दिक्कत हो तो पूछ जरूर लेना, कहीं किसी का क्वेश्चन हो, क्योंकि ज्यादा बड़े बहुत अधिवेशन है, तो मेन मैं बताता जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया। यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। पांचवा अधिवेशन तक हो चुका है, किसी कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। बहुत बढ़िया। चलिए, नो सर। बहुत बढ़िया, एक आंसर आ गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कांग्रेस, अब सीधे फैक्ट बात करेंगे, अब अधिवेशन की बात नहीं करेंगे। जो मेन अधिवेशन थे मैंने बता दिया, अभी आगे बताऊंगा। कांग्रेस के तीसरे अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तीसरा कौन सा था जो अंग्रेज अध्यक्ष बना था कांग्रेस का। पहला तो आपने बता दिया, पहला कौन था, जॉर्ज यूले। पहले आपके कौन थे, जॉर्ज यूले। दूसरे नंबर के कौन थे, विलियम बैडरबर्न, विलियम बैडरबर्न, ये दूसरे थे। तीसरे नंबर के आपको बताना है क्या नाम था जो तीसरे बने, बताइए तीसरा, बताइए जल्दी से। तीसरा कांग्रेस का यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस का तीसरा
यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? कौन बताएगा? जल्दी बताओ भाई, नहीं तो फिर रह जाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे आज, इनको पूरा करना है। नहीं पता है तो आप तीसरा देख लोगे, अल्फ्रेड, अल्फ्रेडेड बेब, अल्फ्रेडेड बेब। तो देखो, कांग्रेस का कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? ये चौथे अधिवेशन की, अगर बोला जाए फोर्थ की, ये आपकी फिफ्थ की, और ये आप 10th की। तो पहले ये आपका जॉर्ज यूले चौथे अधिवेशन में, ये विलियम बैडबर्न क्या है 5वें अधिवेशन में, और जो अल्फ्रेड है वो आपका एनी बेसेंट नहीं, ठीक है, एनी बेसेंट नहीं होगा शिवानी शर्मा, तो आपका 10 का क्या होगा? अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड वेब, ठीक है। 10वें अधिवेशन की ये लोग अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, और बताओ। चलो सही, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, तो मैं ऐसे भी बता दे रहा हूं। फिर अगर आ जाए आपसे ये पूछा जाए, एक आपने कांग्रेस का अधिवेशन कई सुने होंगे, तो जरा थोड़ी सी बात मैं कह देता हूं या बता देता हूं आपको। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को विपक्ष का नेता घोषित किया गया था? यह विपक्ष का नेता कहा गया था किस अधिवेशन में, और वो कहा गया, कौन सा अधिवेशन था? अधिवेशन बताना है, किस अधिवेशन में कहा गया था और किसने कहा था, ये भी बताना है, किसने कहा था, किसने कहा था। बताओ कौन बताएगा आंसर? वो कौन सा अधिवेशन था जब गांधी जी को कहते हैं विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? बताइए, और किसके द्वारा दी गई थी? बताओ जल्दी। बताइए, पता है किसी को? बताओ, किसी को पता है कि नहीं पता? भाई जल्दी बताओ। बहुत सही, किसी को नहीं पता। चलो नहीं पता तो मैं बता देता हूं। आप जानते हो 1905 ईस्वी में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था। बनारस के लोग भी जुड़े हुए हैं और वो भी ना बता पा रहे हैं। 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और कब करते हैं? 1905 ईस्वी में। तो उसी समय आप जानते हो 1905 ईस्वी में एक घटना और घटी थी, बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन किया गया था। गांधी जी बंगाल विभाजन के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, और इन्होंने इसके लिए काफी कुछ कार्य भी किया, और लोगों को कहते एकजुट भी किया, विरोध भी इसका कराया। कराया कि नहीं कराया? तो ये सब चीजें कराई थी। इस कारण से गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? बनारस अधिवेशन में किसने? जी के गोखले ने, जी के गोखले ने महात्मा गांधी को विपक्ष की नेता की उपाधि दी थी, उपाधि दी थी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया? अब तो नहीं कभी गलत होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा अधिवेशन है, नंबर नहीं पूछेगा कहां या किस अधिवेशन में, तो बनारस अधिवेशन जो चल रहा था, बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन के दौरान ही जो बंगाल विभाजन के लिए आंदोलन चल रहा था, बहुत अच्छी तरह से गांधी जी उसको लीड कर रहे थे। इसी से कहते हैं गांधी जी ने, मतलब इसी से प्रभावित होकर या खुश होकर क्या कहा था? ये कहा था कि जो गांधी जी हैं
ये पूरे अंग्रेजों के लिए विपक्ष का काम कर रहे हैं, या विपक्ष के नेता की उपाधि दी थी। बहुत बढ़िया। अगला उसके बाद ये भैया 12 लोग कौन जुड़ गए हैं, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। इधर उधर देखो, नहीं लोगों को जोड़ोगे नहीं तो फिर नुकसान में तुम ही लोग होगे। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं कि चीटिंग कोई नहीं करेगा, उतने लोग जितने ग्रुप में हैं उतने लोग जोड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं। सर्वर पे बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इधर उधर करते हो लग रहा तुम लोग। चलिए, अच्छी बात है। देखो यही जो आपका बनारस अधिवेशन हुआ था, यहीं पर लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को, सर जी सर, बनारस वाले उपाधि बहुत देते हैं। अच्छा, ये भी एक पर्सनल कोई बात होगी भाई आप लोगों की कि बनारस वाले उपाधि बहुत दे देते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं यहाँ पर। अगली बात हमारी यही होनी है, क्या होनी, जो मैंने बताया कि लाला लाजपत राय जो थे पहली बार कांग्रेस को ये कहते हैं कि भैया क्या करो आप लोग, ये करो कि आप सही तरीके से सत्याग्रह करो, तभी अंग्रेज हमारी बातों को मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला उसके बाद इसी अधिवेशन में कहते हैं कि बायकॉट 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 आंदोलन, ये जो 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन था जो बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो कह रहे हैं इसी में मदन मोहन मालवीय ने, किसने, ट्रिपल एम बोले तो मदन मोहन मालवीय जी ने बायकॉट आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसका लाला लाजपत राय ने क्या किया था, समर्थन किया था। लाला लाजपत राय ने क्या किया था, समर्थन किया था इसका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई। देखो ये सब पॉइंट हैं, ज्यादा कुछ मैटर नहीं है, बस मैं मैटर किसी तरीके से उसको थोड़ा इधर उधर जोड़ दे रहा हूं ताकि आपकी चीजें याद रहें आपको। नहीं है सब फैक्ट ही, पूरा पढ़ाने लगेंगे तो आप भी कंफ्यूज होने लगोगे। तो ये आपका 1905 का अधिवेशन हो गया बनारस का। अब 1906 का अधिवेशन होता है, कौन सा, 1906 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। तुम लोग पहले बताओ कि ये अधिवेशन जो 1906 का है, तो नंबर नहीं अब याद करना, नंबर नहीं आएगा। नंबर अगर पूछा भी जाएगा तो 22वां नंबर था, लेकिन नंबर नहीं, बस ईयर याद रखो। 1906 का कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो स्थान कहां पर हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। बताइए कौन बताएगा, कोई बताएगा। कलकत्ता, बहुत सही। और दर्शका, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, बहुत बढ़िया। और बताइए, और बताइए भाई। इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और बताइए, ओके, और बताइए। चल, बहुत सही। नेटवर्क चला गया क्या, हम्म, हाँ, आ गया अब सही। हम्म, देखिएगा भाई, आवाज आवाज सही आ रही है, नेटवर्क तो नहीं दिक्कत कर रहा, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। चलिए, सबका आंसर कहीं दिक्कत कर रहा हो आ जाए तो बता देना, कहीं दिक्कत करे। कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आपने आंसर दिया है कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष आपने बताए हैं दादा भाई नौरोजी। कौन था इसका अध्यक्ष, आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी।
इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए अगला, उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहीं पर 1906 का अधिवेशन हुआ था, तो 1905 के बाद से ही गर्मपंथी और नरमपंथियों में मतभेद होने लगे थे। चल रहा है सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया। चलिए कहीं किसी के अंत कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे पता नहीं यहाँ चलेगा, और ऐसा ना हो मैं चिल्लाता रहूं, आप लोग बस ऐसे ही उधर शांत बैठे रहो। तो यहाँ पर पहली बार 1905 में ही कहते गर्मपंथी और नरमपंथियों में थोड़ा सा मतभेद उभर कर सामने आने लगे थे। 1906 में ये और पूरी तरह से फैल गए, क्योंकि जो गर्म विवाद का कारण क्या था समझिएगा, जो गर्मपंथी थे वो चाहते थे जो बंगाल विभाजन वाली घटना हुई है, ये बंगाल विभाजन की घटना पूरी तरीके से पूरे भारत में फैला दी जाए, और जबकि जो नरमपंथी वाले लोग थे वो चाहते थे बंगाल की घटना है तो बंगाल में ही उसका प्रभाव पड़ेगा, पूरे भारत में फैलाने की क्या जरूरत है, पूरे भारत को मतलब उसमें लड़ाई या उसमें कहते हैं अंग्रेजी हुकूमत के मुंह में झोंकना ठीक नहीं है। तो इसी बात को लेकर के कहते हैं कि गर्मपंथी और नरमपंथियों का आपस में विवाद चल रहा था। 1906 के अधिवेशन में अध्यक्ष पद के पद को लेकर भी पार्टी में एक विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं तो ये वायुवृद्ध थे, अर्थात कहने का मतलब सीनियर थे, तो गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों लोग इनकी बात मानते थे। तो यहाँ पर 1906 का जो अधिवेशन था, यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन बच गया दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से। अगर कोई और बनाया जाता तो 1906 में ही कांग्रेस का विभाजन हो जाता, जो आपका 1907 में होता है। इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ, इसलिए भी थोड़ा सा जितने भी इस समय राष्ट्रवादी नेता थे वो दादा भाई नौरोजी को सच्चा देशभक्त मानते थे और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति मानते थे, इस कारण से सब लोग चुप रहे। फिर कहते हैं सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ, तो पहला तो हुआ इसमें स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। दूसरा इसमें काम हुआ बहिष्कार, दूसरा क्या हुआ बहिष्कार आंदोलन। तीसरी अगर बात की जाए तो इसमें स्वशासन से संबंधित भी 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। स्वशासन से संबंधित भी 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, लेकिन ये मान्य नहीं होते हैं, अर्थात स्वीकार नहीं होते। 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। और कांग्रेस के जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी प्रभाकर ने बताया है, कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 का जो था, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे, इसी में प्रथम बार स्वराज शब्द प्रयोग किया गया, स्वराज शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो स्वराज शब्द कब प्रयोग किया गया, तो आपका आंसर होगा 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। मैक्सिमम यही चीज जो है ये एग्जाम में बहुत आती है इस अधिवेशन से, तो आप बता सकते हो कि 1906 में इतनी घटनाएं हुई थी और मेन पहली बार इसी में स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया था। मोहम्मद अली जिन्ना, देखो एक चीज और रह गई मुझसे, मैं बोल देता हूँ, मैं क्या बोल देता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी थोड़ी बीमार भी थे, अस्वस्थ भी थे और वायुवृद्ध पुरुष भी थे, तो पहली बार दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना, कौन सा, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, तो आप कह सकते हो मोहम्मद अली जिन्ना जो है पहली बार दादा भाई नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होते हैं। तो अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि जिन्ना पहली बार व्यक्तिगत सचिव थे किसके, दादा भाई नौरोजी के, और उन्हीं की सचिव के मतलब रूप में ये प्रवेश करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में।
तो मोहम्मद अली जिन्ना की भी यहाँ पर एंट्री हो चुकी। ठीक है, तो 1907 का ये समझ में आया। 1906 का अधिवेशन आपको बताइए, समझ में आया? ये चीजें रट गई ना। कांग्रेस का 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अध्यक्ष पद इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि नरम पंथियों गरम पंथियों में तनातनी चल रही थी। तनातनी का मतलब लड़ाई चल रही थी, मतलब मतभेद चल रहे थे। और मतभेद किस बात को लेकर थे अभी मैं बताऊंगा। सूरत अधिवेशन जो इसके बाद होने वाला है वहां डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहेंगे पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग भी दादा भाई नौरोजी द्वारा इसी अधिवेशन में किया गया। और पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना का भी प्रवेश 1906 में दादा भाई नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में प्रवेश होता है। किसमें? कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, और फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वशासन के 4 प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन ये मान्य नहीं हो पाए। मतलब ये पूरी तरीके से कहते हैं स्वशासन के प्रस्ताव तो 4 पारित हुए, लेकिन ये लागू नहीं हो पाए। तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस मैंने बता दिया, ये आप याद रखिएगा। और स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया, यही इसमें विशेषता होती है। चलिए अब 1907 के अधिवेशन में चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। सबके आ रहे हैं? ठीक है सर, और समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया है। आप लोग, यही तो होता है दिमागदार लोगों को पढ़ाने का फायदा, यही होता है। ज्यादा 3 2 5 नहीं होती। ठीक है, समझ में आता है, समझ जाते हो सब लोग, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलो तो आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करना देखते हैं। 1907, या हम 1907 ना लिखें, ऐसे आता है एग्जाम में, क्या लिख के आता है? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ठीक है, अभी मैंने बताया ही था। अब स्थान अगर पूछा जाए तो स्थान तो बता ही दोगे, सूरत। सूरत कहाँ है? सूरत कहाँ है बताओ? सूरत गुजरात में। अपने अपने चेहरे की सूरत ना समझ लेना। और समय अगर पूछा जाए, समय कब होता है, तो समय ये दिसंबर 1907 ईस्वी में होता है। अध्यक्ष कौन बनता है इसका? अध्यक्ष कौन बनता है बताओ? 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बनता है? तो अध्यक्ष इसके बनते हैं रास बिहारी बोस। बहुत इंपॉर्टेंट, रास बिहारी बोस, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ये। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताओ इस अधिवेशन के बारे में तुम लोग क्या जानते हो, फिर मैं बताऊं। तुम लोग बताओ इस अधिवेशन के बारे में क्या जानते हो? बहुत बढ़िया। और बताओ। चलिए आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, और बताइए। मैं देख रहा हूं सबके क्या क्या आंसर आ रहे हैं, बताते जाओ। चलो, सरस्वती ने कहा है कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गई। उग्रवादी लाला लाजपत राय के बना रहे थे। अच्छा, शिवानी शर्मा। कांग्रेस के विभाजन, नरम दल और गरम दल, सोनल चतुर्वेदी। बहुत सही। नरम दल गरम दल, बहुत सही। दर्शका, नरम दल गरम दल में विभाजन हो गया, बहुत सही। सबको पता है आप लोगों को, सबका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किस अधिवेशन की बात कर रहे हैं? 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की बात। किसकी? सूरत अधिवेशन की बात। अब ये सूरत अधिवेशन में होता क्या है, इसके बारे में जरा जान लेते हैं कि भाई सूरत अधिवेशन क्या होता है, किस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो देखते हैं जरा क्या घटनाएं घटती हैं। तो जैसे अभी आप लोगों ने बताया, सब लोगों ने जो आंसर दिया, मैक्सिमम लोगों के आंसर सही हैं। मैक्सिमम लोगों के आंसर सही हैं जो आप लोगों ने बताया है। लेकिन उन मैक्सिमम लोगों में सभी लोग आ जाते हैं और सब लोगों के आंसर सही हैं। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं, इसी में आगे बात करते हैं क्या करना है। जैसे आपने बताया कि कांग्रेस का जो 1907 का सूरत अधिवेशन होता है, इसमें कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाती है। किसमें किसमें डिवाइड हो जाती है? एक था आपका नरम दल, या जिसे आप लोग नरम पंथी बोलते हो, और एक था आपका गरम पंथी। नरम पंथी और गरम पंथी दो भागों में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब ये विभाजन क्यों होता है? पहली बात तो जान लो, ये कांग्रेस का प्रथम विभाजन है। यह भी एग्जाम में आता है, किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, और उसका कारण भी पता करना चाहिए। तो अभी तो मैंने ये बताया कि पहले 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है, इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक को नरमपंथी बोलते हैं, को गरमपंथी बोलते हैं। इनके विभाजन का कार्य क्या था अगर पूछा जाए, क्यों ये विभाजित हो गए? तो इनके विभाजन का रीजन था, और वो था अध्यक्ष पद। अब ये अध्यक्ष पद क्या, जैसे नरमपंथी लोग हैं तो रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन जो गरमपंथी लोग थे वो किसको बनाना चाह रहे थे? गरमपंथी आपके जो थे वो आप लाला लाजपत राय को कांग्रेस का उस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे, और इसी बात को लेकर के दोनों में लड़ाई हो गई, नरमपंथी और गरमपंथियों में। तो अब ये अध्यक्ष के लिए क्यों बनाना चाह रहे थे? तो जिस व्यक्ति का अध्यक्ष होगा, जिस तरह का, उस तरह के प्रस्ताव पारित करने में आसानी होगी। तो नरमपंथी चाहते थे कि जो बंगाल विभाजन हुआ है वो बंगाल तक ही सीमित रहे, जबकि गरमपंथी चाहते थे कि वो बंगाल विभाजन भारत के अन्य हिस्से में भी फैले। क्या करे? अन्य हिस्से में फैले। इसी बात को लेकर नरमपंथी और गरमपंथियों में मतभेद हो गया, जहां नरमपंथी रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हैं, वहीं गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के पक्षधर दे। बस इसी बात को लेकर नरमपंथियों के हाथ बाजी लगी और रास बिहारी बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और इसी उसमें यही जो आपका सूरत अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ और गरमपंथी कांग्रेस छोड़ देते हैं, अर्थात कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। तो ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी। तो समझ में आया भाई? बताओ, उस समय जो भारत सचिव था मॉर्ले, उसने कहा भी था कांग्रेस का विभाजन हमारी सबसे बड़ी जीत है। जो कांग्रेस दो टुकड़ों में विभाजित हो गई, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। बताओ कौन बताएगा? सबके सही, सबका समझ में आ गया? तो चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, सूरत अधिवेशन, देखना कौन आंसर दे पाता। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, आप लोग दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो? जो सूरत अधिवेशन था, इस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उसमें कोई अंग्रेज था जो संवाददाता के रूप में अधिवेशन में मौजूद था। बताओ, संवाददाता इस अधिवेशन में कौन संवाददाता के रूप में मौजूद था? जैसे होता नहीं, घटना स्थल पे संवाददाता पहुंच जाते हैं, तो ऐसे प्रेस मीडिया का कोई संवाददाता था जो वहां मौजूद था। उस संवाददाता का नाम बताओ, कौन बता सकता है? बताओ कौन नाम बता सकता है? बताओ कौन बताएगा कि उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, मतलब सॉरी, संवाददाता के रूप में कौन व्यक्ति मौजूद था? एक भी आंसर नहीं आए हैं। बताओ, पहले आंसर दो आप लोग, मैं देखूं। मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं एक का भी आंसर न दे तो तुम लोग। सृष्टि, ये देखो, H.W. नेविंसन बता रहे हैं, बहुत सही। और बताओ, H.W. नेविंसन एक पता है, सृष्टि ने बताया आंसर। और बताओ भाई, H.W. नेविंसन एक आंसर आया। और बताइए, प्रभाकर वर्मा नहीं पता, शिवानी शर्मा नहीं पता, और
चलिए आपका आंसर यही होगा। कौन था उस समय? तो H.W. नेविंसन। H.W. नेविंसन जो थे वो कांग्रेस के उस सूरत अधिवेशन में संवाददाता के रूप में मौजूद थे। संवाददाता के रूप में मौजूद थे। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कौन मौजूद था, तो आपका आंसर होगा H.W. नेविंसन जो थे संवाददाता के रूप में मौजूद थे। ठीक है। अगला बाद अगर हम लोग बात करें तो अब 1907 आ गया। अब 1907 के बाद जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन एक होता है, ठीक है, तो 1910 में भी एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। विलियम बैडनबर्न भी उसके कांग्रेस का जो 25वां बनते हैं वो लोग, और वो जो था वो मैंने बताया था तीसरा अध्यक्ष बना था, लेकिन वो विशेष अधिवेशन था, वार्षिक नहीं था, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद कोई ऐसा अधिवेशन नहीं है जो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके बाद फिर आपका एक अधिवेशन है 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन, जिसे हम लोग लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं। तो 1907 के बाद फिर हमको 1916 पढ़ना है, बीच का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बीच के मैंने इसलिए छोड़ दिए, कोई मतलब नहीं है उनसे, आता वाता नहीं कोई। चलिए अगर बात की जाए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कौन सा? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब होता है, समय पूछा जाए इसका, तो समय बताना है आपको कब होता है। फिर स्थान तो आपको पता ही है, लखनऊ में होता है। फिर अध्यक्षता बताना है, कौन इसका अध्यक्ष बनता है। फिर इसके बाद विशेष बताना है, इस अधिवेशन में विशेष क्या होता है। इतने फैक्ट आपको बताना है, बताइए जल्दी से। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा मुझे लग रहा, एक मिनट। अगर कहा जाए तो ये 31वां अधिवेशन था। कौन सा था? 31वां। बताइए। चलिए आंसर आ रहा है। प्रत्याशा ठाकुर बता रही हैं, अंबिका चरण मजूमदार, श्रेष्ठ अंबिका चरण मजूमदार, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता, शिवानी शर्मा बता रही हैं, और दर्शका अंबिका चरण मजूमदार, कांग्रेस का एकीकरण, अच्छा दर्शका का एसी मजूमदार, बहुत सही। और बताइए भाई, और बता जाओ। और बताते भाई। बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलो सबके आंसर आ गए हैं और मैंने सबके आंसर देखे हैं। मैक्सिमम लोगों का जो आंसर हैं वो सही है, सब सही है जो जो आपने बताया। तो चलो अब मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो 1916 में कांग्रेस का यह अधिवेशन होता है, जो कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। क्या नाम था भाई? अंबिका चरण मजूमदार द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। विशेष क्या होता है इसमें, ये आपको देखना है, विशेष क्या होता है। ठीक है, तो अगर विशेष की बात करें तो आपने देखा था कि 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान नरम दल और गरम दल आपस में लड़ गए थे, अर्थात एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो इस अधिवेशन के बाद वो जो लड़ाई झगड़ा था वो खत्म हो जाता है
और 19/7/16 मतलब 9/7/16, तो 9 साल बाद, कितने वर्षों बाद, ये भी क्वेश्चन बन जाता, कितने वर्षों बाद कांग्रेस का पुनः एकीकरण होता है। तो 9 वर्षों बाद कांग्रेस क्या करती है कि अपने नरम दल और गरम दल जो अलग अलग चल रहे थे उन दोनों को एकजुट करने में सफल होती है। और ये जो एकजुटता दिखाई या जो एकजुट करने का प्रयास किया वो किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया आपका, उसमें मेन मतलब काम किया था बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने। बीजी तिलक और एनी बेसेंट, इन दो लोगों ने ऐसा काम किया था जिस कारण से कहते हैं आपका ये जो लखनऊ अधिवेशन था एक सफल रहा। और इसी में कहते हैं मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस में भी समझौता हो गया। मुस्लिम लीग अभी मैं बताऊंगा 1906 में, आप जानते हो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और आगा खां और मोहसिन उल मुल्क, फिर आगे जिन्ना इन्ना उसके नेता बनते, तो आगे बात करेंगे उसमें भी। कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें इसलिए उसको छोड़ दिया। तो यहाँ अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की और दो चीजें हुई। एक तो नरम दल गरम दल में समझौता हो गया जिसमें मुख्य प्रयास एनी बेसेंट बीजी तिलक का भी था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया। आप कहोगे कांग्रेस मुस्लिम लीग में क्यों समझौता हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने यही लखनऊ अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन की बात मान ली थी। जो पृथक निर्वाचन वाली बात थी, पृथक निर्वाचन की बात मान ली थी। किसने मान ली थी, तो कांग्रेस ने मान ली थी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, और वही आगे चलकर सांप्रदायिकता का जो बीज डल गया यहाँ पर, वही आगे पाकिस्तान के रूप में निकला। तो ये सांप्रदायिकता की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। तो ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन पता चल, बताइए समझ में आया सब? ये जो मैंने बताया सब फैक्ट याद हो गए? याद हो गए? बताइए जल्दी बताइए, फिर मैं कुछ विशेष फैक्ट बताऊं जो इसमें हुआ था। बताओ। यस सर। चलिए सबका यस सर आ रहा, चलो यस सर आ रहा, तो चलो अब मैं विशेष फैक्ट बताता हूं इसमें विशेष क्या हुआ। ये तो है जो आपको हर किताब में हर जगह मिलेगा, लेकिन एक चीज आप जानते होगे, बीजी तिलक का एक नारा है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसका नारा है? बीजी तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का नारा है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूंगा। और ये जो लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का, लखनऊ अधिवेशन, यहीं पर बीजी तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बीजी तिलक ने कहा था इसी लखनऊ अधिवेशन के दौरान, स्वराज्य मेरा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार है, और इसे मैं लेकर रहूंगा, और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, तो अगर कभी ये पूछ ले तो आपको याद हो गया नारा किसने दिया था, लेकिन ये पूछ ले किस अधिवेशन के दौरान दिया था, तो आपका आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने ये मतलब तिलक ने ये नारा दिया था जो कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, तो ये एक चीज तो ये स्पेशल हो गई। फिर इसी में कहते हैं कि एक चीज और है, अगर आपसे पूछ ले कि लखनऊ अधिवेशन में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो रहा था तो कौन सा एक व्यक्ति है जो इस समझौते का विरोध कर रहा था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता हो रहा था तो कौन सा वो व्यक्ति है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते का विरोध किया था? बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कांग्रेस के इस कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते का विरोध किया था? बताओ जल्दी से। कोई बताएगा किसने विरोध किया था? अभी आंसर नहीं एक भी बताओ भाई जल्दी।
लग रहा पता नहीं है, तुम लोग जल्दी नहीं बताते हो आंसर। नहीं पता, एक आंसर आया नहीं पता। चलो, बनारस के ही व्यक्ति थे और उनका नाम था, क्या नाम था, मदन मोहन मालवीय। और एक व्यक्ति थे सी वाई चिंतामणि। मदन मोहन मालवीय और सी वाई चिंतामणि, ये दो व्यक्ति थे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के विरोध में थे, अर्थात ये उसका पक्ष में नहीं थे। अगर आ जाए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता का विरोध किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय आएगा ऑप्शन में, और अगर मदन मोहन मालवीय ना हो तो सी वाई चिंतामणि भी आंसर सही होगा। तो दो व्यक्ति हैं, सी वाई चिंतामणि और मदन मोहन मालवीय, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पक्षधर में नहीं थे। 1916 का जो अधिवेशन होता है उसे लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ समझौता के भी नाम से जाना जाता है। जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता होता है, कांग्रेस और लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इतनी चीजें बता सकते हो। दोबारा मैं एक बार बता देता हूं, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। 9 वर्षों बाद नरम कांग्रेस के गरम दल और नरम दल पुनः एक हो जाते हैं और एनी बेसेंट और बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से कहते हैं कांग्रेस मुस्लिम लीग में भी समझौता हो जाता है, लेकिन मदन मोहन मालवीय और सी वाई चिंतामणि इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस का कहते हैं इसी समय जो मुस्लिम लीग समझौता हुआ था कांग्रेस मुस्लिम लीग में, तो वहां पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात मांग थी वो मान ली थी, जो कहीं ना कहीं मदन मोहन मालवीय और सी वाई चिंतामणि इसके पक्षधर में नहीं थे कि बातें मानी जाएं। इस कारण से उन्होंने इसका विरोध किया था। और यही वो कहते हैं अधिवेशन है जिस अधिवेशन में किसने, आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो बताइए, ये चीज आपकी कंप्लीट हो गई? बताओ भाई, अब ये यहां से कोई क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं, गलत तो नहीं होगा आपसे? बताओ जल्दी से। चलिए जल्दी बताओ, छूटेगा तो नहीं। चलिए, अब उसके बाद आप जानते हो कांग्रेस का 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। अब आपसे पूछा जाए, जी सर कंप्लीट, स्थान कहाँ हुआ, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा समय कब हुआ, अध्यक्ष कौन था, विशेष क्या हुआ। बताइए। ठीक है, इतने पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर कहा जाए दिसंबर, स्थान की बात करें तो कलकत्ता में अधिवेशन होता है और दिसंबर 1917 ईस्वी में होता है। अध्यक्ष जो इनकी थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। और अगर पूछा जाए कांग्रेस की, ये कहां की रहने वाली थी? आयरिश। तो अगर पूछा जाए पहली अंग्रेज या आयरिश, पहली अंग्रेज या आयरिश महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। और कांग्रेस की, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर होगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी आपकी एनी बेसेंट।
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट थी। और अगर कहा जाए कांग्रेस की पहली अंग्रेज आयरस जो अध्यक्ष थी, यूरोपीय अध्यक्ष थी, यूरोपीय अध्यक्ष की बात करें तो आपका आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट थी। और गांधी जी इस अधिवेशन में उपस्थित थे और गांधी जी ने हिंदी में भाषण दिया था। तो इसका एक विशेष फैक्ट यही है, गांधी जी इस अधिवेशन में उपस्थित होते हैं, हिंदी में भाषण भी देते हैं और पहली महिला अध्यक्ष भी इसी अधिवेशन से निकलती है। ठीक है, समझ में आया भाई? बताइए, समझ में आया? चलिए, आप जानते हो वो एक होता है अमृतसर अधिवेशन। अमृतसर कांग्रेस, अब मैं सीधे सीधे बता रहा हूं जो एक अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में होता है अमृतसर में, जिसकी अगर कहा जाए अध्यक्ष कौन थे तो आप बताओगे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में क्या किया गया था? इस अधिवेशन में एक आप जानते 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो इसी और कहते हैं कि खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो इसमें कहते हैं जलियांवाले बाग हत्याकांड, या मैं सीधे लिख दूं बाग हत्याकांड निंदा इसमें की गई थी। ठीक है, और जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो इसमें कांग्रेस के लोगों ने, जो मुस्लिम लोगों द्वारा चलाया जा रहा था खिलाफत आंदोलन, जो कल मैंने बताया था तुर्की विभाजन से संबंधित था, तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। फिर चलिए, चलिए, आप जानते हो कांग्रेस का, देखो किसी का कोई क्वेश्चन आ गया क्या? गांधी जी सबसे पहले किस अधिवेशन में उपस्थित होते हैं सर, बता दीजिए। अच्छा, गांधी जी सबसे पहले अगर बोला जाए तो 1901 में एक बार आते हैं, अधिवेशन में भाग लेते हैं, चले जाते हैं। 1901 का अधिवेशन जो होता है, लेकिन भाग लेते हैं चले जाते हैं, ये ऐसा कहा जाता है। फिर 1915 में ये आते हैं, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय ये रहते हैं और उस समय कहते राम कुमार शुक्ल इनको ले जाते हैं। लेकिन पहली बार अधिवेशन में ही उपस्थित रहे, मीटिंग में उपस्थित रहते हैं, तो ये आपका 1917 वाला है, उसमें रहते हैं। सर तिरंगा झंडा इसी में अपनाया गया था। गांधी जी तिरंगा झंडा इसी में अपनाया गया था। किसमें भैया? तिरंगा झंडा किसमें? अमृतसर अधिवेशन में? ऐसा तो नहीं है, अमृतसर अधिवेशन में नहीं है सब हुआ था, वो तो बाद में अपनाया जाएगा, इसमें नहीं है। या कुछ और हो तो आप बता सकते हो। ठीक, इसमें नहीं अपनाया गया था। अगला, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कांग्रेस का जो 35वां अधिवेशन होता है, या कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। ठीक, चलिए, आपके प्रभाकर वर्मा, आपका क्वेश्चन का आंसर जो है इसमें नहीं है। अगर कोई अलग से कहीं कुछ पढ़ा हो तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन किताबें जहां तक मैंने पढ़ी हैं ऐसा कुछ नहीं है। 1917 में पूछ रहे थे। अच्छा, 1917 में तो एक प्रतीक के रूप में लहराया गया था और बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। झंडा अंडा उसे नहीं कहेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है, इस कारण से वो एक प्रतीक के रूप में कह सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। ऐसे तो अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नागपुर अधिवेशन, इसमें कांग्रेस का पहली बार संविधान बनकर तैयार हुआ था, कांग्रेस का नया संविधान। तो आप जानते हो नागपुर अधिवेशन 1920 में होता है और वीर राघवाचारी, कौन? वीर राघवाचारी इस अधिवेशन के समय अगर बात करें और अध्यक्ष बात करें तो अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे।
और जो इसके अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और ये कांग्रेस के इसी अधिवेशन में कांग्रेस का तथ्य अगर बात करें क्या होता है, तो कांग्रेस का नया संविधान बनाया जाता है। संविधान का मतलब है कि जो उनकी चीजें थी वो सब लिखित रूप में बनाया गया और सदस्यता भी बताई गई। और सदस्यता ग्रहण करने की जो इसमें कहते हैं सदस्य बनना है आपको कांग्रेस का, तो आपको 25 पैसे से सदस्यता लेनी पड़ेगी। और आयु जो इसमें निश्चित की गई थी वो आपकी 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु आपकी 21 वर्ष होना चाहिए और आपको 25 पैसे की सदस्यता लेनी पड़ेगी। और इसी में कहते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, तो आप कह सकते हो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित किया गया किसमें? नागपुर अधिवेशन के दौरान। इतना कुछ हुआ था, ठीक है। और हाँ, भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन की बात भी कही गई थी कि भाषा के आधार पर प्रांतों को अलग अलग कर देना चाहिए, ऐसा इसमें बोला गया था, ठीक है। अगला उसके बाद अगर बात किया जाए तो 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? चित्तरंजन दास रहते। कौन रहते हैं? चित्तरंजन दास रहते हैं। ये कहते हैं कांग्रेस का जो अधिवेशन बुलाया गया था वो एक विशेष कांग्रेस का अधिवेशन था ये, ठीक है, असहयोग प्रस्ताव पारित करने के लिए। फिर आपका ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको याद रखना है। फिर आगे आता है 38वां कांग्रेस का अधिवेशन जो 1923 में होता है। 1923 में काकीनाडा, सुनिएगा मैं बोल रहा हूं, काकीनाडा में 1923 में कांग्रेस का जो कहते हैं विशेष सम्मेलन होता है, ठीक नहीं, विशेष सम्मेलन नहीं, अधिवेशन ही होता है, ठीक है, अधिवेशन होता है। और उस अधिवेशन में काकीनाडा में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली। 1923 में कांग्रेस का पुनः दूसरा विशेष सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया। तो जो विशेष सम्मेलन, आप समझिएगा, एक क्वेश्चन आप पढ़ा करते हो कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, तो वो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, लेकिन वो एक विशेष सम्मेलन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। और जब उन्होंने अध्यक्षता की थी जब उनकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। कब थी? 35 वर्ष। तो अगर पूछा जाए तो आप बताओगे, कई एग्जामों में आ चुका है, कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, जो 1923 में ही कांग्रेस का एक विशेष सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया था और उसी सम्मेलन के दौरान उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो ये आपका, फिर आप जानते हो 1939, सॉरी, अगली अगर बात की जाए तो एक आपने सुना होगा 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, या इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन में क्या होता है तो आप जानते हो, ये जो बेलगांव अधिवेशन है दिसंबर 1924 ईस्वी में होता है। समय की अगर बात करें, स्थान की बात करें तो बेलगांव में होता है। बेलगांव आपका वैसे तो कर्नाटक महाराष्ट्र की सीमा पर पड़ता है, ठीक है, तो बेलगांव में होता है। और पहली किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार तथा अंतिम बार जो कहते हैं इसका अध्यक्ष था, उनका नाम था महात्मा गांधी। क्या नाम था? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में होता है कर्नाटक में, जो कांग्रेस के गांधी जी प्रथम भी एक बार और अंतिम बार, मतलब अपने जीवन में महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो बेलगांव अधिवेशन के दौरान 1924 में की है, ठीक है, जो पहली बार और अंतिम बार बने। इसमें खास काम क्या हुआ था? जो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था, तो इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग
अलग हो गए, दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो अगर कहा जाए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों किस अधिवेशन में अलग हो गए थे, तो आपका आंसर होगा किस अधिवेशन में अलग हो गए थे, बेलगांव अधिवेशन के दौरान दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद अगर बात की जाए तो 1925 का भी कांग्रेस का अधिवेशन है, 1925। ठीक है, 1925 या समय अगर बोला कांग्रेस अधिवेशन की अगर बात करें, कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन जो होता है कौन से समय का, समय अगर बात किया जाए तो 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, स्थान आप जानते हो कानपुर, जो अध्यक्षता करती हैं वो आप नायडू, कौन है, सरोजनी नायडू, जो क्या प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, जो पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी, तो आप बताओगे किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो आपका आंसर होगा कौन सा अधिवेशन आएगा, तो आपका आंसर होगा 1925 का जो कानपुर अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करती है, तो आपका आंसर होगा उसकी अध्यक्षता आपकी सरोजनी नायडू द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसी में कहते हैं हसरत मोहानी, हसरत मोहानी एक व्यक्ति थे, इसी अधिवेशन के दौरान कानपुर में जो अधिवेशन हो रहा था, इसी अधिवेशन के दौरान हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये असफल रहा था। हसरत मोहानी पहली बार कानपुर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन ये असफल हो जाता है। फिर उसके बाद आप जानते हो कांग्रेस का 41वां अधिवेशन होता है, कांग्रेस का 41वां अधिवेशन कहाँ होता है, तो आप बताओगे गुवाहाटी में होता है। कहाँ पर होता है, 41वां अधिवेशन गुवाहाटी में होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, अगर स्थान की बात करें गुवाहाटी, और अध्यक्ष की अगर बात करें, अध्यक्ष कौन था, श्री, ठीक है, श्री अयंगर, अगर कहा जाए आपको निवास अयंगर, ये इसके अध्यक्ष थे। ये अधिवेशन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसी अधिवेशन के दौरान खादी पहनना, खादी पहनना अनिवार्य किया गया था, खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। किस अधिवेशन के दौरान, गुवाहाटी अधिवेशन के दौरान ऐसा किया गया था। ठीक है, ये भी कई बार आया करता है कि किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य किया गया था, तो आपका आंसर होगा गुवाहाटी अधिवेशन। फिर हम लोग बात करते हैं लाहौर अधिवेशन की, किसकी बात करते हैं, लाहौर अधिवेशन 1929, ये कौन से नंबर का था, 44वां कांग्रेस अधिवेशन, 44वां कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, ये कहां पर होता है, तो स्थान समय अगर बात करें तो समय है इसका 1929, स्थान है इसका में लाहौर। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता बताओगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1929 में जो कहते हैं कि लखनऊ वो लाहौर में अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। और इसी में कहते हैं पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया कि हमें पूरी की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, पूरी की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया, स्वाधीनता दिवस मनाया गया, स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ठीक है भाई, अगला उसके बाद अगर बात करें, और 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है, और ये भी पूछ लिया जाए तो 1930 में वार्षिक अधिवेशन, जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है
वो क्या करता नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कांग्रेस जो थी सबने अवज्ञा आंदोलन में बिजी थी, इसलिए इसका अधिवेशन मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इतने दोस्तों हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी कुछ चीजें हैं थोड़ा डिटेल में भी बात करनी रहेगी, तो कल की क्लास में हो जाएगा। ये भाग 1 हो गया, भाग 2 कल हो जाएगा, और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लगभग आधे से ज्यादा मॉडर्न इंडिया डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक बताओ, किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, आप लोग बताओ भाई, किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए, किसी कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया, आंसर दीजिए भाई। किसी कोई समस्या है? नमस्कार। समझ में आ रहा भाई सबके? चल चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक ओवर होती है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, और कल की बात कल करेंगे। इसी का भाग 2 हमको देखना है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो चीजें और देख लेंगे। तो यहाँ तक की क्लास आपकी ओवर होती है। कल मुलाकात फिर आपसे होगी, और इसी पार्ट को लेकर के, और कल ये पूरी तरीके से समाप्त कर लिया जाएगा। फिर छोटी छोटी बातें आगे बढ़ते हुए हमें राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। तो बहुत बढ़िया, अगर किसी कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में भी आया होगा, और बहुत सी चीज़ें याद भी हो गई होंगी। और 1-2 बार और वीडियो देखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी सब चीज़ें। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।